नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट 12 में और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु की यात्रा पर। पुडुचेरी में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में हुए शामिल। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुडुचेरी में एक आवास परियोजना का किया शुभारंभ। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी हुए शामिल। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर युवा शक्ति सबसे बड़ा इंजन, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रविवार को दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहयोग, बिजनेस को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को नई गति देने का किया आह्वान। कहा, भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने की दिशा में साझा प्रयास जरूरी। नागर विमानन मंत्रालय ने 24x7 PACR कंट्रोल रूप का किया शुभारंभ। PACR 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। 3 दिसंबर से अब तक 13,000 यात्रियों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका। PACR का मकसद भारत के सिविल एविएशन इकोसिस्टम में यात्री को सबसे आगे रखना। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा जोर लगाया। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा के पाम बीच स्थित मारे लागो क्लब में डोनाल्ड ट्रंप से की मुलाकात। इसके बाद ट्रंप ने संकेत दिए कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में बड़ा समझौता पूरा होने के बहुत करीब। ट्रंप ने भरोसा जताया कि दोनों देश समझौते के काफी करीब, शायद करीब पहुंच चुके हैं। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के बाद ऋचा घोष की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने रविवार को तिरुवनंतपुरम में खेले गए चौथे T20 मैच में श्रीलंका को 30 रनों से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। इस जीत के साथ ही भारत 5 मैचों की सीरीज में 4-0 से आगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन के दौरे पर पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आज यात्रा के पहले दिन उपराष्ट्रपति पुडुचेरी में एक नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पुडुचेरी में एक आवास परियोजना का शुभारंभ किया। दोपहर 3:30 पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पुडुचेरी के पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल होंगे। पुडुचेरी के बाद उपराष्ट्रपति केरल जाएंगे और उपराष्ट्रपति आज ही केरल में आयोजित होने वाले त्रिवेंद्र महोत्सव 2025 में भी भाग लेंगे। यात्रा के दूसरे दिन यानी मंगलवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन केरल के वर्कला में 93वीं शिवगिरी तीर्थ यात्रा में शामिल होंगे। वे तिरुवनंतपुरम में मार इवानियोस कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन के अवसर पर आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के रामेश्वरम में चौथे काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि शांति बिल इतिहास में मोदी सरकार के सबसे बड़े विमान सुधारों में से एक है और उसके रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार मोदी 3.0 साहसिक और संरचनात्मक सुधारों के लिए जानी जा रही है, जिसमें विज्ञान, नवाचार और उद्यमिता पर विशेष जोर है। शांति बिल का उद्देश्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यवसाय को जोड़कर भारत के भविष्य के सामाजिक आर्थिक ढांचे को आकार देना है। ये बिल 6 दशकों से फंसी नाभिकीय क्षेत्र की जटिलताओं को तोड़ता है और स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए नए रास्ते खोलता है। वैज्ञानिक समुदाय, उद्योग और सभी प्रमुख हितधारक शांति बिल का स्वागत कर रहे हैं। इसे एक परिवर्तनकारी सुधार मानते हुए इसका स्वागत किया जा रहा है। देश में अब इलेक्ट्रिक कृषि ट्रैक्टरों के लिए पहला इंडियन स्टैंडर्ड जारी कर दिया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये मानक 24 दिसंबर को भारत मंडपम में नेशनल कंज्यूमर डे के अवसर पर जारी किया।
BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो ने इस नए मानक IS 19262 2025 इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चर ट्रेडर्स टेस्ट कोड को तैयार किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों की सुरक्षा, भरोसेमंदी और प्रदर्शन को मानकीकृत परीक्षण प्रोटोकॉल के तहत जांचना है। इस पहल से न सिर्फ किसानों को क्लीन और आधुनिक मशीनरी मिलेगी, बल्कि भारत की कृषि में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और सतत खेती की दिशा में भी मदद मिलेगी। BIS का ये कदम देश में स्मार्ट और टिकाऊ कृषि की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दक्षिण भारत के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि वर्ष 2030 तक साउदर्न रेलवे के तहत चेन्नई और कोयंबटूर तमिलनाडु में और केरल के एर्नाकुलम यानी कोच्चि में ट्रेन क्षमता को दोगुना किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या और भीड़ को देखते हुए इन प्रमुख शहरों में कोचिंग टर्मिनलों का व्यापक विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही सेक्शनल और ऑपरेशनल क्षमताओं को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे कि ट्रेनों का संचालन अधिक सुचारू हो सके। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक इस कदम से न सिर्फ प्लेटफॉर्म और ट्रैक की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि रेलवे का नेटवर्क आधुनिकीकरण भी होगा। इससे भीड़ कम होगी, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और देश भर में कनेक्टिविटी को भी नई मजबूती मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति समझौता अब करीब है। हालांकि उन्होंने ये भी माना है कि अभी एक दो जटिल मुद्दे बाकी हैं। फ्लोरिडा के मारे गए लोगों में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि रूस चाहता है कि यूक्रेन सफल हो। ट्रंप के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को कम कीमत पर ऊर्जा और बिजली जैसी सुविधाएं देने को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है। पुतिन और जेलेंस्की के साथ संभावित त्रिपक्षीय बैठक के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि सही समय आने पर ऐसी बैठक संभव है और पुतिन इस दिशा में गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है और इसका सबसे बड़ा इंजन देश की युवा शक्ति और अनुकूल जनसांख्यिकी है। उन्होंने राज्यों से विनिर्माण को प्रोत्साहित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत करने और सेवा क्षेत्र को नई गति देने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने की दिशा में साझा प्रयास जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करना और विकसित भारत के लक्ष्य के लिए एक साझा रोड मैप तैयार करना था। इस साल की थीम ह्यूमन कैपिटल फॉर विकसित भारत रही। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त करने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए कैसे सामूहिक रूप से कैसे काम किया जा सकता है, इस पर अपने विचार सामने रखे। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को दोहराते हुए नौकरशाही प्रक्रियाओं को सरल बनाने और जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें भारत की जनसंख्या को केवल डेमोग्राफी के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सशक्त मानव पूंजी के रूप में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और सर्विस सेक्टर को सशक्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को एक वैश्विक सेवा महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखें। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान गुणवत्ता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि शासन, सेवा वितरण और विनिर्माण हर क्षेत्र में गुणवत्ता को प्राथमिकता बनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया को गुणवत्ता का पर्याय बनाने और जीरो डिफेक्ट के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में 2025 की कई तस्वीरें, कई चर्चाएं और कई उपलब्धियों के बारे में बात की, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 ने हर भारतीय को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर
इस वर्ष हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। उन्होंने कहा कि दुनिया ने स्पष्ट रूप से देखा है कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से विकसित भारत के लिए विचार साझा करने और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में भाग लेने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री, आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित हैं। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा
इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं। साथियों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की पनडुब्बी आईएनएस वागशीर से भारतीय समुद्री क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनडुब्बी से समुद्री दौरा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी। इससे पहले फरवरी 2006 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने पनडुब्बी में यात्रा की थी।